क्या आप जानते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपकी कुंडली में कुछ निश्चित परिणाम देने के लिए संयोजन करें? वे नक्षत्र ऊर्जाओं की विरोधी ऊर्जाओं में हैं या उन नक्षत्रों में जो एक दूसरे की विरोधी ऊर्जाएं हैं। उदाहरण के लिए आपका लग्न स्वामी और आपका 10वां स्वामी जो करियर प्रसार है, आपका द्वितीयेश और एकादशेश जो आय वाले हो सकते हैं, या पंचमेश और सप्तमेश जो आपके रिश्तों से जुड़े हैं, रोमांटिक संपर्क, या आपका चतुर्थेश और आपका सप्तमेश उदाहरण के लिए जो आपके घरेलू जीवन से संबंधित है। जब तक आप यह नहीं जानते कि नक्षत्र विपरीत ऊर्जाओं में हैं, या वे बेमेल हैं ऊर्जाएं, या वे एक दूसरे के लिए हानिकारक हैं, आप वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि कैसे पता लगाएं कि रुकावटें कहां से आ रही हैं और लाभ कहां से मिलेगा। नमस्कार, नमस्कार एवं मेरे सभी दोस्तों को आदाब। अपने दोस्त से ज्योतिषी एवं मार्गदर्शक इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम आपके जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहां वे शायद है जो ग्रह हैं उनमें बाधा उत्पन्न हुई है, या उन्हें रोका गया है, या यहाँ तक कि स्थिर कर दिया गया है। उन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार विरोधी शक्तियां हैं, वे जिस नक्षत्र में हैं उसके कारण एक दूसरे से। तो यदि कोई दो ग्रह जो एक निश्चित परिणाम से संबंधित हैं, तो आप है उम्मीद करना। उदाहरण के लिए यदि आप कैरियर के परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं, तब दशमेश और लग्नेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यदि ये करियर के लिए विशिष्ट है, तो नौकरी के लिए उदाहरण के लिए फिर 6वां और 10वां शामिल हो जाते हैं। यदि ये आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट है, तो सप्तमेश और उदाहरण के लिए 11वां स्वामी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में अधिक है, तो ये अवरोधक ऊर्जाएं हो सकती हैं, एक समस्या बन जाती है, क्योंकि आप परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं और आप नहीं जानते कि क्यों आप अपने प्रयासों के बावजूद निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी हम केवल ग्रहों की गरिमा को देखते हैं, चाहे वे किस स्थिति में हो, उच्चता और दुर्बलता, या वे प्रतिगामी हैं, या वे जल गए हैं, या राहु या केतु द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या वे नक्षत्र ऊर्जाओं के विरोध में हैं। उदाहरण के लिए विरोधी नक्षत्र ऊर्जाएं क्या हैं? हम जानते हैं कि सूर्य और शनि नक्षत्र ऊर्जाओं के विरोधी हैं। हम यह भी जानते हैं कि बृहस्पति और बुध भी विपरीत नक्षत्र ऊर्जाओं में हैं। हम यह भी जानते हैं कि यदि वे दोनों दो ग्रह जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, निश्चित परिणाम दोनों केतु शासित नक्षत्र में हैं, जाहिर तौर पर है रुकावटें हैं, चुनौतियां हैं, क्योंकि केतु नकारात्मक कारक है। तो आइए आगे बढ़ें और आपके जीवन के 3 से 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखें, जिनके आधार पर वे किस नक्षत्र में हैं, वे किस नक्षत्र के संयोजन में हैं। चुनौतियां हो सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लाभ हो सकता है, आप जो है उससे भिन्न परिणाम हो सकते हैं। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं उससे अधिक या उससे भी अधिक की अपेक्षा करना। यदि आप लग्नेश और दशमेश हैं, अब देखते हैं कि क्या ये दोनों अंदर हैं। नक्षत्रों पर केतु का शासन था। उदाहरण के लिए यदि केतु शासित नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल कौन से हैं, अतः यदि लग्नेश और दशमेश दोनों भगवान केतु शासित नक्षत्रों में है, इनमें से कोई भी। अब यदि आप विशेष रूप से यह जानने के लिए कि नक्षत्र क्या है, पीतल की टंकियों पर जाएं, ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको और भी बेहतर प्रसार प्राप्त होगा। लेकिन सब बस सलाह फीड के स्तर पर, यदि वे दोनों केतु शासित नक्षत्रों में हैं, तो केतु एक है इनकार करने वाला, नकारने वाला। जाहिर तौर पर रुकावटें होंगी, जाहिर है चुनौतियां होंगी, जाहिर है आपको बहुत अधिक प्रयास करने होंगे उस ग्रह का फल निकालने में सक्षम, या उस घर के परिणाम, या उस जीवन के परिणाम। दूसरी ओर यदि वे दोनों अंदर हैं, उदाहरण के लिए राहु नक्षत्रों पर शासन करता है, अर्धरा या स्वाति एक और स्वाति में है, या एक और सप्तविशा में है, तो उदाहरण के लिए लग्न भगवान अर्धरा में, 10वें स्वामी स्वाति, या 10वें भाव में सप्तविशा में भगवान। इनमें से प्रत्येक के बेहतर प्रसार के विवरण में शामिल हुए बिना नक्षत्र, लेकिन राहु में ये दोनों नक्षत्रों पर शासन करते थे। अब क्या होता है? लग्न स्वामी दर्शाता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, कद, पदनाम, समाज में प्रतिष्ठा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ यदि यह राहु शासित नक्षत्र में है, तो राहु शासित नक्षत्र या राहु है आपको भूख और लालच और परिणाम प्राप्त करने की इच्छा की ऊर्जा देता है। दशमेश भी राहु शासित नक्षत्र में है, यह स्वाति या सप्तभिषा, या यहाँ तक कि अर्धरा में ही है, तब भूख और लालच दोगुना हो जाता है।
तो यह व्यक्ति का उपयोग साधन भी बन सकता है, जो थोड़ा भी हो सकता है। कूटनीतिक या व्यवहार कुशल या यहाँ तक कि विभिन्न तरीकों का उपयोग करने की कोशिश करना, जो कानूनी हो सकते हैं। अवैध, नैतिक, अनैतिक धकेलना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए नैतिकता की सीमाएं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति भूख और लालच के कारण नहीं, बल्कि अनैतिक आचरण करता है। होना तो इतना होगा कि व्यक्ति बाकी सभी चीजों को किनारे रख देगा। उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भावनाएं भी एक तरफ, परिवार एक तरफ। मैं बनना चाहता हूँ इसके एमडी और सीईओ कंपनी, या इस क्षेत्र में मैं टॉप बनना चाहता हूँ। फिर आप ऐसा करने में सक्षम होने के लिए, उस परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए हर कदम उठाएंगे। अब दूसरी ओर, यदि उनमें से एक राहु में है, तो मान लीजिए कि 10वां स्वामी राहु में है, जो आपको समाज में वास्तव में ऊंचा उठने की भूख, लालच और महत्वाकांक्षा देता है। आपके काम में, विशेष रूप से काम से जुड़ा हुआ। केतु लग्नेश केतु नियम में है नक्षत्र। केतु इनकार करने वाला है। तो होता यह है कि यहाँ राहु आपको महत्वाकांक्षा से जुड़ी भूख और लालच देता है। आपका करियर, आपके काम से संबंधित, चाहे आपके व्यवसाय में हो या सेवा में। लेकिन लग्नेश केतु नियम में है नक्षत्र, तो यहाँ आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ जब भी आपके पास ऐसी विरोधी ऊर्जाएं होंगी, तो व्यक्ति अंततः बन सकता है बहुत निराश हूँ, क्योंकि वहाँ भूख और लालच है। आप प्रयास कर रहे हैं, आपको सभी स्वीकृतियां मिल रही हैं और सराहना, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तुम्हारी वृद्धि नहीं हो रही है, आपको पदनाम नहीं मिल रहा है। फिर आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, क्या मैं बॉस की गुड बुक्स में नहीं हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हैं, और बॉस आपको अजीबो गरीब कारण भी बताएगा। आप विकास क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कोई कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, या कोई विभाग अच्छा नहीं कर रहा है। आपको ग्रोथ न देने के लिए वे आपको कुछ अजीब कारण बता रहे होंगे। दूसरी ओर, यदि कोई एक में है नक्षत्र नियम शुक्र द्वारा, कहते हैं पूर्वा में फाल्गुनी, या ये में है भरणी और अन्य, कहते हैं 10वें भगवान एक में है शनि नियम नक्षत्र। उदाहरण के लिए अनुराधा का कहना है, अब शुक्र आपको परिणाम देने के लिए तैयार है, जीवन में अच्छाइयाँ, जीवन में अच्छी गुणवत्ता। लेकिन शनि धीमी गति वाला ग्रह है, शनि मेहनत करने वाला ग्रह है। समय की अवधि में परिश्रम के साथ पदनाम, संरचना के साथ, सीमाओं के साथ, नैतिकता की सीमाओं को लांघे बिना, बिना नियम कायदों की सीमा लांघे, तो क्या होता है, शुक्र आपको फल अवश्य देता है, लेकिन वृद्धि बहुत धीमी है। वहां पहुंचने से पहले आपको काफी समय लेना होगा। अब अगर यह आय से संबंधित है, दूसरा स्वामी और 11वां स्वामी, यहाँ उदाहरण के लिए यदि उनमें से एक केतु नियम में है नक्षत्र, दूसरा शनि नियम नक्षत्र में है, कहें कि द्वितीय भाव का स्वामी शनि में है नियम नक्षत्र, ये पुष्य हो सकती है, अनुराधा हो सकती है, जो भी हो, और दूसरा केतु नियम नक्षत्र में है अश्विनी या मघा या मूल भी। यहाँ के तो पाप कारक है, और शनि आपको बहुत ही धीमी गति से, यानी कि धीमी गति से फल दे रहा है। यह कई वर्षों में बहुत श्रम साध्य धीमी गति से आगे बढ़ने वाला है। आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ जब लोग संपर्क करते हैं मेरे साथ, और वे कहते हैं कि मैं स्थिर हो गया हूँ, मैं विकसित नहीं हो रहा हूँ, वहाँ मैं तुम्हें दूंगा, मैं उन्हें वो सलाह दूंगा, कृपया आमतौर पर उन्नति के लिए नौकरी में बदलाव का ध्यान रखें। ये लोग कम ही बढ़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है, नौकरी बदलना उन्हें समान पदनाम की पेशकश के साथ आता है। हो सकता है कि उन्हें उच्च वेतन वृद्धि या बेहतर भूमिका मिल रही हो, लेकिन आमतौर पर कभी कभी ऐसा होता है, उच्च पद प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि यदि आप किसी संगठन में हैं, तो उसमें स्थिर न रहे केतु और की युति शनि नक्षत्र, क्योंकि वृद्धि वास्तव में धीमी और बहुत श्रम साध्य होगी। लेकिन दूसरी ओर, यदि उनमें से एक मंगल ग्रह पर है शासित नक्षत्र, दूसरा शनि शासित नक्षत्र में है। उदाहरण के लिए नक्षत्रों पर मंगल का शासन था, चित्रा या धनिष्ठा में, या शनि का शासन था नक्षत्र, उनमें से कोई एक, अनुराधा पोष्या, जो भी हो। यहाँ होता यह है कि मंगल आपको ऊर्जा देता है, जाने वाली ऊर्जा देता है, हथियारी वृत्ति, जाने और इसे प्राप्त करने की प्रेरणा, मंगल सेनापति है। लेकिन शनि फिर पूछ रहा है नियम, नियम, सीमाएं, सब कुछ। तो हाँ, विरोधी ऊर्जाएं हैं। हालांकि यहाँ संयोजन घातक हो सकता है यदि व्यक्ति अच्छी तरह से योजना बनाना चाहता है, महत्वाकांक्षा को जीवित रखते हुए अपना धैर्य बनाए रखता है। तो हाँ, यह धीमी और स्थिर गति से वह दौड़ जीतती है, जहाँ आप बहुत व्यवस्थित होते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सावधानी बरतते हैं, काम करो, लेकिन तुम्हें बहुत तीव्र भूख, लालच और महत्वाकांक्षा है। वहाँ धीमी गति से विकास होता है, लेकिन बहुत ही योजनाबद्ध विकास होता है, और हर 2 में 1 होता है। 3 साल तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, या तो उसी संगठन में या किसी अन्य में।
लेकिन यदि उनमें से एक शुक्र शासित नक्षत्र में है तो दूसरा राहु शासित नक्षत्र में है। नक्षत्र मैं आपको यथासंभव विभिन्न संयोजन देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कुछ संयोजन से चूक सकता हूँ, तो आप मुझसे नीचे टिप्पणी अनुभाग में पूछ सकते हैं कि संयोजन क्या है। खासकर यदि आप किसी स्थिति में फंस गए हो जहां आपको विकास या कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो शुक्र और राहु अब यह एक बहुत बहुत अच्छा संयोजन है। कभी कभी लोगों को यह समझ नहीं आता, विशेषकर आय के लिए, काम के लिए, यहाँ तक कि रोमांस के लिए भी कुछ हद तक काम आता है। यह अच्छा हो सकता है। शुक्र आपको अच्छे जीवन, अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन का वादा दे रहा है। विपरीत लिंग से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु आपको भूख और लालच दे रहा है। इसमें एकमात्र चुनौती यह है कि लोग कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। नैतिकता की सीमाएं, उनके अच्छे रूप, आकर्षण का उपयोग करने की सीमाओं को आगे बढ़ाएं। करिश्मा, बोलने की क्षमता प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, अकेले काम करने के बजाय अधिकतर काम चतुराई या कूटनीति से किया जाता है। तो हाँ, अच्छा रूप, व्यक्तित्व के अन्य नरम पहलू, करने की क्षमता, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम हो, यह जानने की क्षमता कि बिजली संरचनाएं कहाँ है। यह कड़ी मेहनत से अधिक मददगार साबित हो सकता है। कड़ी मेहनत और सब कुछ महत्वपूर्ण है, योग्यता महत्वपूर्ण है, परिणाम देना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ मिल जाए तो व्यक्ति आगे निकल जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, दिखावट, वे कैसे दिखते हैं, वे कैसे बात करते हैं, कितने पेशेवर लगते हैं बाहर आने के लिए, वे कितने मेहनती होकर बाहर आते हैं, करिश्मा, एक्स फैक्टर, तो वृद्धि धीमी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर यदि यह सूर्य और राहु है तो यह एक है बहुत मजबूत नेतृत्व भूमिका के लिए बहुत अच्छा संयोजन। तो हाँ, व्यक्ति क्या करता है, मैं यहाँ किसी संयोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। हम आय के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दूसरी लॉट और 11वीं लॉट। पिछले 2-3 संयोजनों में हमने दूसरे लॉट और 11वें लॉट के बारे में बात की, जो इससे जुड़े हुए हैं वेतन वृद्धि और पैसा। और आप जानते हैं कितनी आजीविका आप प्राप्त करने में सक्षम हैं, आप कितना पैसा बचाने में सक्षम हैं। तो उनमें से एक सूर्य नियम नक्षत्र में है, दूसरा राहु नियम नक्षत्र में है। यहाँ व्यक्ति खूब पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन उसे सत्ता भी चाहिए, उत्तराधिकारी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी अपने काम से अधिक प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, आपके परिश्रम से, आपकी प्रतिबद्धता से बाहर। यदि आप भी किसी अधिकारी पद पर हैं, याद रखें एमडी और सीईओ को वेतन नहीं मिलता है। कभी कभी उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, उन्हें शेयर मिलते हैं, उन्हें लाभ प्रतिशत मिलता है और उन्हें बहुत कुछ मिलता है उपहार, जिसकी भरपाई वेतन नहीं कर पाएगा। उन्हें लाउंज या बड़े क्लबों की सदस्यता मिल सकती है। वे हमेशा बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकते हैं। उनके पास सभी कॉल निशुल्क हैं। उन्हें मकानों का किराया चुकाना पड़ सकता है। वे बच्चों की फीस भरवा सकते हैं। उन्हें हर साल 3-4 छुट्टियां मिल सकती है, 10 से 15 दिन या कुछ भी। उन्हें स्टॉक विकल्प मिलता है, उन्हें कई चीजें मिलती हैं। तो यहाँ व्यक्ति वास्तव में कड़ी मेहनत कर सकता है। यहाँ व्यक्ति पदनाम के कारण आय अर्जित कर सकता है, प्रदर्शन करने की क्षमता के बजाय विकास के कारण। तो ऐसे में अगर आप वास्तव में लक्ष्य बना रहे हैं तो शुरुआत में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको कुछ त्याग करना होगा। भले ही कभी कभी आपको किसी संगठन में कोई भूमिका मिल जाती हो जहां आपको मिल रही हो उच्च पदनाम, लेकिन पैसा कम है या वही, तो आप इसे लेना नहीं चाहेंगे। मैं समझौता नहीं करना चाहता, ऐसा मत करो। उस स्थिति में जाओ, प्रदर्शन के लिए पद का उपयोग करें और फिर आप वेतन वृद्धि का दावा कर सकते हैं, या आप जिस अगले स्तर पर जाते हैं आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं। जब आप रखेंगे तो लोग आपको कब तक रोके रख सकते हैं। पदनाम में वृद्धि, आपको अधिक वेतन दिया जाएगा। अब दूसरी ओर यदि यह बृहस्पति और मंगल है, बृहस्पति समृद्धि का, विस्तार का ग्रह है, मंगल आपको ऊर्जा प्रेरणा देता है। यह एक घातक संयोजन है, सर्वोत्तम संयोजनों में से एक है। मैं केवल आपके पैसे, दूरे और 11वें भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यह लखनऊ लॉर्ड और जवां हो सकता है प्रभु। उदाहरण के लिए यह सेवा के लिए 6वें स्वामी और 10वें स्वामी हो सकते हैं। यह चौथा हो सकता है भगवान और 9वें भगवान, संपत्ति से संबंधित मजबूत लाभ का घर। यह 9वां हो सकता है भगवान और 12वें भगवान, विदेशी भूमि, विदेशी शिक्षा से संबंधित। तो यह जो भी संयोजन है, यदि यह बृहस्पति है और मंगल, यह एक बहुत अच्छा संयोजन हो सकता है। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए।
किसी भी ग्रह को ग्रहण नहीं लगना चाहिए और ना ही किसी को ग्रहों को बुरी दृष्टियों के कारण खराब स्थिति में होना चाहिए। 2 या 3 अशुभ या 1 का खराब संयोजन बृहस्पति, शायद केतु के साथ या मंगल के साथ राहु अंगारक दोष परिणाम खराब कर सकता है, या शनि राहु के साथ आप जानते हैं शब्द दोष परिणाम खराब कर सकता है। लेकिन बृहस्पति और मंगल बहुत मजबूत ऊर्जा है। बृहस्पति आपको जब तक विस्तार देगा, आप प्रेरणा को ऊंचा रखें और काम करते रहे, तो मंगल जीत रहा है। इसलिए जब आप जीतते हैं तो आप बड़ी जीत हासिल करते हैं। बृहस्पति परिणामों का विस्तार कर रहा है, विशेष रूप से उनमें से एक द्वितीय भगवान और 11वां स्वामी और बृहस्पति और मंगल और नक्षत्र। इन लोगों के लिए शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन 30 के दशक के मध्य तक क्या होता है, फिर वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए यदि आप अपने पत्ते बहुत अच्छे से खेलते हैं और यदि आप अपनी ऊर्जा का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, और महत्वपूर्ण बात है आपका सीखना, अपनी क्षमता दिखाने में सक्षम हो, कार्य में योग्यता, विशेषज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बृहस्पति शामिल है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, चाहे करियर में, चाहे आय में, चाहे आपके रिश्ते में शानदार परिणाम। अब दूसरी ओर यदि यह मंगल है और सूर्य संयोजन उनमें से एक में प्रवेश हो रहा है, मंगल का नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने का दूसरा चरण, चाहे वो इनकम हो या फिर करियर भी हो। मंगल और सूर्य यहाँ क्या करते हैं? सूर्य आपको भूख और लालचिया होने की क्षमता देता है, स्वामित्व प्रदर्शित करने में सक्षम, जिम्मेदारी, जवाबदेही, नेतृत्व। मंगल आपको ऊर्जा, मारक प्रवृत्ति, कुछ हासिल करने में सक्षम होने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेता है अधिकार, जिम्मेदारी लेना और फिर बढ़ना। व्यक्ति को भले ही पद कम हो, लेकिन व्यक्ति को ऊंचा लेते रहना चाहिए। परियोजनाएं, उच्च जिम्मेदारियां, भले ही उनके पैसे कम हो, भले ही वे उन्हें उच्च पुरस्कार देने होंगे, भले ही उन्हें जवाबदेही दी जाए, लेकिन बिना पदनाम, विकास के बिना फिर भी तुम इसे लेते हो, फिर भी तुम कड़ी मेहनत करते हो, आप अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाएं और फिर तुम बढ़ते हो। तो यहाँ ये एक विकास है जो टुकड़ों और टुकड़ों में आता है, लेकिन इसलिए आप विकास नहीं करते हैं। 2-3 साल अचानक आप बड़े हो जाते हैं और फिर आप अच्छे से विकसित हो जाते हैं, फिर से तुम विकसित नहीं होते, 2-3 साल में तुम फिर बड़े हो जाओगे। तो ये वह ऊर्जा है, यदि उस ऊर्जा का उपयोग करें। मंगल और सूर्य 2 नक्षत्र है जो कहते हैं कि एक दूसरे स्वामी और 11वें स्वामी को रखा गया है, या 10वें का लग्न स्वामी है, लग्नेश स्थित है या लग्नेश का स्वामी है। चतुर्थेश को संपत्ति के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं रिश्तों की। 7वें स्वामी और 5वें स्वामी। पंचमेश रोमांस, अंतरंगता का घर है, दूसरे लिंग या अन्य लोगों में रुचि। 7वें घर का स्वामी या 7वें घर की ऊर्जा एक स्थिर दीर्घकालिक की ऊर्जा है, प्रतिबद्ध स्वीकृत रिश्ता जो आपके पास एक साझेदारी की तरह है। साझेदारी 2-3 महीने के लिए नहीं हो सकती, 6 महीने अगर आपका कोई अफेयर है, या आप तो फिर एक छोटा सा रोमांस करें। सप्तमेश मुश्किल से ही प्रवेश करता है चित्र, इसका अधिकांश भाग केवल 5वें भगवान की ऊर्जा है। लेकिन अगर आप सचमुच किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करो, तुम उसके प्रति प्रतिबद्ध हो व्यक्ति, आप रिश्ते को स्थिर रखना चाहते हैं, आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तब ये 2 ऊर्जाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ यदि शुक्र और राहु सप्तमेश और के लिए 2 नक्षत्र ऊर्जाएं हैं, उदाहरण के लिए पंचमेश शुक्र नक्षत्र में स्थित है, क्षमा करें, पंचमेश शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र में स्थित है, तो यहाँ रोमांस बहुत अच्छा है। आप लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, आप लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। और यही क्या होता है, कभी कभी आप ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो आपकी श्रेणी से बाहर होते हैं, बस थोड़ा सा 10-15-20% आपके लीग के बाहर। अब अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति पसंद है, तो आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी उस व्यक्ति को अपनी स्थिति या अपने जीवन या अपने रिश्ते या किसी भी चीज की ओर आकर्षित करें। तो हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप आकर्षित हो ही जाते हैं। वे लोग जो आपकी पहुंच से थोड़ा बाहर हैं या आपकी लीग से बाहर हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को शिष्टता के साथ, परिष्कार के साथ ले जाने में सक्षम हैं, आकर्षण के साथ, तो आप ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। अब बिगाड़ने वाला राहु है। यदि तुम बहुत जल्दी करो, यदि तुम अत्यधिक भूख और लालच दिखाओ, तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर चाहता हूं, तो जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी होगी। परंतु यदि तुम अपनी चातुर्य कूटनीति का प्रयोग करो, आप अपना धैर्य दिखा रहे हैं, व्यवहार कुशल होने के कारण धैर्य यानी राहु भी वह खेल खेल सकता है।
फिर जब आप रिश्ते पर काम करते हैं, आप रुचि बनाए रखते हैं, आप दिखाते रहते हैं व्यक्ति में रुचि, फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे आप अपनी ओर रुचि आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एकमात्र चुनौती ये है कि आपकी रुचि वास्तविक होनी चाहिए। ये केवल थोड़ी देर के लिए नहीं होना चाहिए, मुझे करने दीजिए, देखो मुझे मजा करने दो, तो ये आपके लिए काम नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर ये दोनों अंदर हैं, शुक्र, रूह नक्षत्र, शुक्र। शुक्र बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ आपको रोमांस तो मिलेगा ही, साथ ही अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिससे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। और एक बार जब आप रिश्ते को स्थिर कर लेते हैं, आप रिश्ते को स्वीकार करते हैं। आमतौर पर यह दीर्घकालिक प्रतिबद्ध रिश्ता होता है। भले ही आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, जहां आप रिश्ते को स्वीकार करते हैं और आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि आप दोनों को एक ही छत के नीचे रहना होगा। किसी को 2-3 साल तक डेट करना, भले ही आप मजबूत हो रहे हो, लेकिन नहीं, एक ही छत के नीचे रहने से आपको वो परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, या यदि आप रहते हैं लेकिन आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। परंतु यदि तुम विवाहित हो परंतु दूसरी जगह हो और तुम्हारी पत्नी दूसरी हो, जीवन साथी दूसरी जगह है, पत्नी पति, कोई भी, तो नतीजे आने में भी देरी होगी। दूसरी ओर शनि और राहु, अब शनि और राहु मिलकर श्रपथ दोष बनाते हैं। यहाँ हम श्रपथ दोष में दोनों के एक साथ आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पंचमें शनि रूह नक्षत्र में है और सातवें भगवान अंदर है, राहु रूह नक्षत्र। तो उदाहरण के लिए कहें, राहु रूह नक्षत्र आद्रा या स्वाति, या सातविशा शनि रूह नक्षत्र अनुराधा कहें, तो यहाँ क्या होता है कि ऊर्जाएं, शनि है वास्तव में सीमाओं का सम्मान करते हुए कड़ी मेहनत कर रहा है। राहु कोई सीमा नहीं है, किसी का कोई सम्मान नहीं, आपका जानिए नियम कानून, लेकिन यह कूटनीतिक कूटनीति है। अगर मुझे निकालने में सक्षम होने के लिए अपनी उंगली को मोड़ने की जरूरत है, घी या मसाले, तो मैं ऐसा करूंगा। तो यहाँ इस ऊर्जा के साथ क्या होता है, तुम्हें वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा, व्यवहार कुशल रहें, लेकिन नियमों और विनियमों के भीतर व्यवहार कुशल रहें, अपनी भूख बनाए रखें, और लालच लंबे समय तक बिना हार माने जीवित रहता है। तो ये एक निराशाजनक ऊर्जा है। आप कुछ समय तक कड़ी मेहनत करते हैं और आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आप 2-3 साल के प्रयास के बाद इसे जाने देते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हो विकास, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो निवेश हो, तो आप प्रयास करें दूसरी बात के लिए, फिर 2-3 साल आप प्रयास करें, तो फिर तुम हार मान लेना। इसलिए आमतौर पर ऐसे लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपको धैर्य रखना होगा, आपको धैर्य पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, लेकिन पाने में सक्षम होने के लिए आपको मेहनती होना होगा परिणाम, क्योंकि यह एक आसान संयोजन नहीं है, शनि नक्षत्र और राहु नक्षत्र। अब दूसरी ओर सप्तमेश और चतुर्थेश, द घरेलू जीवन का घर या घरेलू जीवन का संयोजन। तो यहाँ यदि संयोजन कहें, उदाहरण के लिए केतु और मंगल बन जाता है। अब क्या होता है, मंगल ऊर्जा प्राप्ति की ऊर्जा है, जाओ और पकड़ो और प्राप्त करो। केतु एक दानव है और यह ऊर्जा आमतौर पर एक निश्चित घर में होती है। यदि वे एक साथ हों तब वे कुछ सर्जरी करा सकते हैं, कुछ स्वच्छता, कुछ कटौती। इसलिए आमतौर पर जब केतु और मंगल लग्न में या 8वें घर में जाते हैं, कुछ छोटी सर्जरी, कुछ छोटी चोट, कुछ छोटे टांके भी लोगों को आ सकते हैं, ऐसी बात हो सकती है। अब यदि कोई दो ग्रह, यहाँ हम बात कर रहे हैं 7वें घर के स्वामी और चौथे घर के भगवान के बारे में, कोई केतु शासित नक्षत्र में जाता है, दूसरा मंगल शासित नक्षत्र में चला जाता है, बहुत बहुत विरोधी ऊर्जाएं, किसी के पास ऊर्जा है, प्रेरणा है, दूसरा एक दानिया है। मैं पहले ही जा चुका हूँ और पिछली पारी में मैंने यह हासिल किया है, मुझे सचमुच इसकी परवाह नहीं है। मंगल, मैंने इसकी देखभाल की है, मैं हर रणनीति, हर युद्ध खेल का उपयोग करूंगा इसे पाने में सक्षम होने के लिए, हर लड़ाई। तो यहाँ व्यक्ति बहुत मेहनत कर सकता है लेकिन निराश हो सकते हैं। तो क्या होता है, सप्तम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, उदाहरण के लिए चौथा भाव संपत्ति है, 7वां भाव संबंध है, तो यह एक संयोजन दे सकता है जहां यदि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो दोनों, अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं संपत्ति में, तो यह आपको संभव बनाना चाहिए। ये दो ऊर्जाएं एक साथ आ रही है, लेकिन अगर ऊर्जाएं विरोध कर रही है, केतु और मंगल, तो यहाँ क्या होता है, आपको घर का सुख और संतुष्टि मिलेगी। इसलिए उदाहरण के लिए चतुर्थ भाव, आप रिश्ते में संतुष्ट हो सकते हैं, आप रिश्ते में संतुष्ट और खुश हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति नहीं आ रही होगी। आप बड़ी संपत्ति खरीदने में सक्षम नहीं है, घर में बड़ी सुविधा, लेकिन अगर यह चंद्रमा और शुक्र है, सप्तमेश चंद्रमा शासित है नक्षत्र, चतुर्थेश शुक्र शासित नक्षत्र में है, यहाँ आप किसी रिश्ते, साझेदारी को लेकर भावनात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं।
एक टीम के बारे में, घर के बारे में, संपत्तियों के बारे में, शांति और शांति के बारे में, घर या भावनात्मक रूप से आपके रिश्तों से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, वहां आपको बहुत अच्छे भौतिक परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन केवल कुछ बलिदानों के बाद जो आप करते हैं, तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। या तो तुम्हें अपनी शांति का त्याग करना होगा, आपको अपना समय बलिदान करना होगा, आपको अपनी भलाई का त्याग करना होगा, आपको अपने स्वास्थ्य का त्याग करना होगा किसी और के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देना। तब संपत्ति आपके पास अधिक आती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जब आपके पास ये संयोजन होगा तो पैसा आएगा, लेकिन आमतौर पर मन की शांति या वह एहसास आपके लिए वास्तव में प्यार और परवाह कम होगी। अब यदि यह 9वें स्वामी और 12वें स्वामी दोनों है लंबी दूरी और विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, अब यहाँ संयोजन भी एक निश्चित भूमिका निभाएगा। जहाँ आप समाप्त हो रहे हैं, आप किस स्थान पर पहुंच रहे हैं, आप किस भूमिका को समाप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि ये शनि और सूर्य है, दो विरोधी ऊर्जाएं, इसलिए यहाँ शनि होगा विदेश जाने से पहले काफी समय लें। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ समय के बाद यत्न पूर्वक नेतृत्व की स्थिति आपके पास आएगी। लेकिन अगर ये सूर्य और मंगल है तो संभावना है कि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। शायद आपके पास 20 के दशक के अंत में और बहुत जल्दी किसी नेतृत्व की स्थिति या किसी पद पर पहुंच जाते हैं। अधिकार या जिम्मेदारी या जवाबदेही का कोई पद आपके पास आएगा। लेकिन अगर यह केतु और है शनि, तो आप भूल सकते हैं, अच्छी वृद्धि बहुत आसानी से हो रही है। तो यह एक लंबी यात्रा है। शनि वास्तव में धीमा है, केतु नकारात्मक कारक है। तो कभी कभी ऐसी ऊर्जाओं के साथ आमतौर पर आप विदेश नहीं जाते भूमि, या आप किसी विदेशी के लिए अधिकतम काम करते हैं कंपनी, और वहां भी विकास रुक सकता है। हो सकता है पैसा नहीं आ रहा हो, इसलिए आपको मौके न चुकने के लिए इस ऊर्जा के साथ वास्तव में बहुत सावधान रहना होगा। जब भी आपको विकास का सबसे छोटा मौका मिले, भले ही आपको समझौता करना पड़े, वेतन या पदनाम ले लो, आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। इसे लो, वहां जाओ, कड़ी मेहनत करो और अपनी योग्यता का निर्माण करो, अपनी ऊर्जा का निर्माण करो, अपनी प्रेरणा बनाए और परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इनमें से किसी भी ग्रह की ऊर्जा प्रतिगामी नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी दहन में नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी ग्रहण में नहीं होना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यदि उनमें से कोई भी अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो उनमें से कोई भी अशुभ होता है गरिमा, उनमें से कोई भी कमजोर हो जाता है, तो परिणाम चुनौतीपूर्ण होंगे। यदि उनमें से कोई भी उच्च का है, तो उनमें से कोई भी गजकेश्वरी के लिए एक अच्छा संयोजन है, योग या लक्ष्मी योग या महाभाग्य योग, तो और अधिक शानदार परिणाम, सर्वोत्तम परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि विभिन्न गृह स्वामियों का योग कैसा होता है। ग्रहों के विभिन्न नक्षत्र अपना ला सकते हैं अपने परिणाम। कृपया अपने टिप्पणी अनुभाग में डालें। दो घरों में से किसी का संयोजन क्या है, खासकर जहां आप देख रहे हैं विकास के लिए, या जहां आप स्थिरता महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि आप और अधिक स्पष्टता चाहते थे, अधिक मजबूती प्राप्त करना, और संयोजनों या जैसे अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना, गरिमा जैसे दहन या प्रतिगमन, और सभी वो, क्योंकि वे अपना स्वाद भी लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। लिंक नीचे दिया गया है। मैं फिर कभी किसी और वीडियो के साथ बताऊंगा। यह है आपका मित्र ज्योतिष और मार्गदर्शन। विदा देना, सियाओ।